नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। भुवनेश्वर के डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए पीएम मोदी, विपक्ष पर लगाया संविधान की अवहेलना का आरोप, बोले विपक्ष के झूठे प्रचार से देश को खतरा। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में फैसला, जल्द हो सकता है पार्टी में बड़ा बदलाव, कई नेताओं की होगी छुट्टी, राहुल ने खड़गे पर बनाया दबाव। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को होगा देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण, अमित शाह के फैसले पर राजी हुए एकनाथ शिंदे। दिल्ली में छिड़ा सियासी संग्राम, बीजेपी बोली आम आदमी पार्टी गैंगस्टर और वसूली पार्टी, आप विधायक नरेश बाल्यान पर वसूली ऑडियो टेप किया जारी। संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों पर लगा बैन, सपा डेलीगेशन के रोके जाने पर भड़के अखिलेश, बोले बैन लगाना बीजेपी की नाकामी। खबरों में सबसे पहली बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी आज ओडिशा के भुवनेश्वर में 3 दिवसीय पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन में शरीक हुए। यह सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया, जिसमें सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुख शामिल हुए। साथ ही देश भर से अनेक पुलिस अधिकारी वर्चुअल तौर पर भी इस सम्मेलन से जुड़े। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री के साथ ही केंद्रीय गृह सचिव ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा, विपक्ष का एकमात्र लक्ष्य है लोगों को गुमराह करके किसी भी तरह सत्ता पर अपना कब्जा करना। पीएम मोदी का तीखा प्रहार और निशाने पर राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी सीडब्ल्यूसी की बैठक, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, ये क्या कर रहे हैं? वो बेसिक प्रेमाइस जो हमारी डेमोक्रेसी का है उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव हारते हैं, ईवीएम करते हैं। और कल जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई उसके अंदर एक नई बात आ गई। नई बात यूं आ गई कि अब ये कह रहे कि ईवीएम नहीं, हिंदुस्तान की तमाम चुनावी प्रक्रिया ही वो खराब है। तो आपने जब चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिया तो दुनिया में कौन ये यकीन करेगा कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है? आप काहिल हो, आप नकारे हो, आप कामचोर हो, आपसे मेहनत नहीं होती, आपके पास मुद्दे नहीं है, लीडर नहीं है, संगठन नहीं है, बाप और दादा की कमाई पर राजनीति करोगे और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल खड़े करोगे तो प्रधानमंत्री मोदी सही कह रहे हैं कि ये लोग देश को कमजोर, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बदनाम करने के लिए ही ये सारा प्रपंच कर रहे हैं। और ये सब निर्वीर्य होकर ये खानदानी नेताओं के पिछलग्गू बने बैठे हुए हैं। किसी के पास कोई आवाज नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि तमिलनाडु में ईवीएम ठीक, चुनावी प्रक्रिया ठीक, बंगाल में ठीक, दिल्ली में ठीक, देश के तमाम उन जगहों पे जहां आप लोग जीत जाते हो वहां प्रक्रिया ठीक, और जहां आप हारते हो तो फिर वही हालत कि आपको जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल खड़े। तो ये एक बहुत खराब ट्रेंड है। देश की जनता को सजग रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल। खबरों में अब बात कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक की ही कर लेते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में लगे झटकों के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें संगठन को लेकर मंथन हुआ। साथ ही चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए गए। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाबदेही के मद्देनजर चाबुक चलाने तक को कह दिया। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ ईवीएम सवालों के घेरे में नहीं है, पूरी चुनावी व्यवस्था शक के दायरे में है और चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहा है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुटबाजी और अनुशासन को लेकर नसीहत दी। बात जरूर संगठन की हुई, नसीहत की हुई, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उठाए हैं ईवीएम और चुनाव आयोग। देखिए, ये मीडिया का प्रपंच है और मीडिया की मूर्खता है। ये बड़े बड़े पत्रकार ये किस तरीके से आकलन कर रहे हैं और हर जगह वो हेडलाइन डाल रहे हैं ईवीएम ईवीएम। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पॉइंट वाइज अपनी चीजों को ट्वीट भी किया। कल हमने बताया था कि 18वें पॉइंट पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम का सवाल उठाया
प्रायोरिटी लिस्ट में 18वें नंबर पे हैं, और ये तथाकथित पत्रकार, ये दलाल किस्म का जो एक पूरा जत्था है कांग्रेसी इकोसिस्टम, 18वें पादान पे जो चीज है उसको नंबर 1 बना दिया। मैंने इट इज फॉर एवरीवन टू सी। उन्होंने कौन कौन से मुद्दे उठाए, 18वें नंबर पे ईवीएम आ रहा है, और आप जो है उसको कह रहे भाई प्रमुखता से डाल दिया गया है। ये अखबार वालों को क्या वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? अंदर झगड़ रहे थे ये लोग, अंदर झगड़ रहे थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से जो बॉडी लैंग्वेज था, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और पवन खेड़ा की, पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, कोई लग रहा है कि वहां पेंडुलम चल रहा है, माइक कोई उधर डाल रहा है, कोई माइक इधर डाल रहा है, कोई माइक इधर डाल रहा है, कोई माइक उधर डाल रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं, और चेहरे पे हवाई उड़ी हुई है, क्योंकि इन तीनों की नौकरी ये सब नेता थोड़ी है। पवन खेड़ा कौन से राज्य से आते हैं, किस जगह के वो नेता है? ये केसी वेणुगोपाल किस जगह के नेता है? कहां है इसका समर्थन? कौन लोग हैं इसके साथ? कौन है जयराम रमेश? दीज पीपुल आर मैनेजर्स। ये नौकरी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, और ऐसे ऐसे लोगों की वजह से कांग्रेस पार्टी गर्त में जा रही है। तो इन लोगों का नंबर आ गया है, जो खबर मिल रही है, इसलिए इनकी हवाइयां उड़ी हुई है। लेकिन मीडिया को भी समझ में आना चाहिए, एक से एक धुरंधर पत्रकार अपने आप को समझने वाले हैं। किसी माई के लाल में यह हिम्मत है, ईवीएम की खबर छापने से पहले ईवीएम के ऊपर लग रहे दोष को आप पुष्टि करो। कोई भी आए बाएं साएं कुछ भी छाप दो, पब्लिक के अंदर गुमराह फैला दो। अब वाहे फैलाने का धंधे में आप आ गए हो मीडिया वालों। ये तमाशा, until unless you have a proof, जब भी आप ईवीएम की खबर दें उसके नीचे लिखे कि यह अफवाह है। पता नहीं सब लोगों को क्या हो गया है, पढ़ लिख करके बुद्धि इनकी जो है वो घास चढ़ने के लिए चली गई है। सही कहा आपने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में सीएम पद को लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी होगी। खबरें तो ये भी आ गई है कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन मंत्रियों के बंटवारे के पेच में फंसी सियासत के बीच एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए, जिसको लेकर भी तमाम तरह की सियासी कयासबाजियां लगाई जा रही हैं। बीजेपी के सामने भी इस बात की चुनौती है कि गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ सहमति से आगे बढ़ा जाए। इसलिए महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है। महायुति को लेकर जो खबरें फैलाई जा रही थी, आज उनको बड़ा झटका लगा है। देखिए, ये तो बेकार की बातें, इन लोगों के पास न सोर्स है न कुछ है। रात में हो जाएगा खेल, शिंदे नाराज हो गए, शिंदे नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, शिंदे ने कहा मुख्यमंत्री बनेंगे, शिंदे ने कहा नहीं बनेंगे डिप्टी सीएम, शिंदे ने कहा हम बनेंगे डिप्टी सीएम। तमाम तरह की खबरें, तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है अंदर क्या चल रहा है। ये मीडिया वाले वो अपनी कहानी गढ़ रहे थे, न्यूज देना बंद कर दिया है मीडिया वालों ने। ये अपने इमेजिनेशन, अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने अवसाद को वो खबर बना करके जनता में, भाई क्या हैसियत है किसी भी पार्टी की? 132 सीट लेकर के जो पार्टी खड़ी है वो उसका मुख्यमंत्री नहीं होगा? मैंने आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये होता है क्या? तो ये बेकार की खबरें चल रही थी। पहली चीज, उस दिन ये डिबेट खत्म हो गया जिस दिन शिंदे साहब आए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, ये मुझे स्वीकार्य है। तो एक तो मामला खत्म हो गया। नंबर 2, अमित शाह के साथ बैठक हुई, वहां उनको कहा गया कि आप फिर से बनिए डिप्टी सीएम। उन्होंने कहा कि मैं सीएम बन चुका हूं, डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। वो सरकार फॉर्मेशन में, टिकट बंटवारे में हर जगह पुल्स एंड प्रेशर होता है। कोई रिश्तेदार थोड़े बैठे हुए हैं सब एक दूसरे के, सब अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं, कोई और बनूंगा, कोई और बनेगा हमारी पार्टी से। बीजेपी ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, आपको बनना है आप बने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जगह मेरा बेटा बनेगा। उन्होंने कहा ये कतई नहीं होगा।
तो फिर उन्होंने कह दिया कि अच्छा ठीक है, मैं डिप्टी सीएम बन जाऊंगा, लेकिन मुझे गृह मंत्रालय दिया जाए। इस पे भी बीजेपी राजी नहीं हुई। बीजेपी ने कहा कि शुरू से लेकर अब तक जब जब बीजेपी पार्टनरशिप में सरकार में रही या अकेले बनाई, गृह मंत्रालय हमेशा बीजेपी के पास रहा है, बीजेपी के पास ही रहेगा। फॉर्मूला मोटा तौर पे बन चुका है। 2 दिन पहले मैंने बताया था, वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री और वाणिज्य वो एकनाथ शिंदे के पास, और गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास होगा। यही फॉर्मूला है। अब प्रधानमंत्री किस दिन आएंगे, किस दिन उनकी व्यस्तता नहीं है, और जो वानखेड़े स्टेडियम में तैयारी वो कब पूरी होगी, उस हिसाब से 5 तारीख को डेट रखा गया है। बिल्कुल। खबरों में अब बात केजरीवाल की। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने है, जिससे दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ चुका है। दरअसल आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी को गैंगस्टर और वसूली पार्टी बताया। बीजेपी ने आप विधायक नरेश बाल्यान का ऑडियो भी जारी कर वसूली के आरोप लगाए। बीजेपी के इस दांव पर यहां पर जो दावा किया गया उस पर संजय सिंह ने विधायक नरेश बाल्यान का बचाव जरूर किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है, दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, दिल्ली में कोई सुरक्षित नहीं है। बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ झूठ बोलना और झगड़ा कराना रह गया है। यानी यहाँ पर जो आरोप लगाए उसका जवाब नहीं था, बाकी सब कुछ था। देखिए क्या आरोप लगे हैं। एक ऑडियो क्लिप है, ऑडियो क्लिप में ये साफ लग रहा है कि वसूली का धंधा में जुटा हुआ है बालियान, ये आम आदमी पार्टी का विधायक। वो किससे बात कर रहा है? गैंगस्टर से। कैसे साबित होगा? अगर आप ये कह रहे हो कि ये झूठ है, यू विल हैव टू डिनाई द ऑडियो क्लिप। आपको ये कहना पड़ेगा ये आवाज बालियान की नहीं है, दूसरा आदमी जो बातचीत कर रहा है वो गैंगस्टर नहीं है। आपको ये तो साबित करना पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी तो दे आर बंच ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स, झूठ बोलने में वो माहिर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आपको राजनीति करना है कि ऑडियो खेलना है? अगर आपको ये लग रहा है कि बालियान है और ये आपको लग रहा है कि इसमें गैंगस्टर के साथ वो किसी को लूटने की तैयारी कर रहा है, एफआईआर कीजिए। एफआईआर करने से कौन रोक रहा है? दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली लड़ना दिल्ली में इसके जो लोकल लीडर्स हैं वो भूल गए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी बन के रहिएगा, केजरीवाल जैसे व्यक्ति को कभी नहीं हरा पाइएगा। यू नीड टू डू सम मोर। आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। अगर ऑडियो क्लिप है, एफआईआर दर्ज कराइए, जांच के आदेश दीजिए, दिल्ली पुलिस करे, सीबीआई करे, जिसको भी लगाना है आप लगाइए। तब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। नहीं तो आप इस तरह के 1001 आरोप लगा चुके हैं अब तक। 4 दिन में वो मीडिया में मैनेज कर लेता है, एडवर्टीजमेंट चल ही रहा है टीवी चैनलों के ऊपर, कोई आपकी बातों को पूछेगा नहीं, कोई जानेगा भी नहीं, और आपके कार्यकर्ता भी इन सारी चीज़ों को 2 दिन के बाद भूल जाएंगे। तो आई थिंक कि बीजेपी की जो पूरा अप्रोच है दिल्ली के अंदर में, वो मिसप्लेस्ड है। बिल्कुल। खबरों के आखिर में बात संभल विवाद की। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज संभल का दौरा करने वाला था। ये दौरा पीड़ितों से मिलने और सपा मुखिया अखिलेश यादव को अपनी रिपोर्ट देने के उद्देश्य से किया जाना था। हालांकि नेताओं के दौरे पर रोक लगा दी गई। लखनऊ में पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके अलावा संभल में जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। इसके साथ ही 10 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों के जाने पर रोक रहेगी, जिससे अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और इसे योगी सरकार की नाकामी करार दिया। संभल जाने से क्या रोक दिया? उन्होंने कहा कि ये बीजेपी सरकार की बड़ी नाकामी। भाई क्यों जाना है? क्यों जाना है? आग लगाने? एक तो आग लगा दिया आपने। भाई आपकी जो गिद्ध राजनीति है कि जहां मौत हो जाए, जहां लहूलुहान हो जाए लोग, तो ये सेकुलर पार्टियां मंडराने लगते हैं गिद्धों की भांति। तो योगी सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कल बहुत लोग नाच रहे थे कि बहुत राहत मिल गई, झटका लग गया। मैंने कल भी कहा था, जैसे ही ये खबर आई मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से योगी आदित्यनाथ की ताकत को और बुलंदी मिली है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया होता, योगी सरकार दबाव में रहती। राहुल गांधी भी जाते, सारे लोग जाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने फैसले में कि किसी भी कीमत पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का दायित्व योगी आदित्यनाथ के पास है। मतलब हाथ में थमा दिया डंडा और कहा कि चलाओ उसको ठीक से। अब कोई वहां पे हिंसा की खबर नहीं आनी चाहिए, तो हो गया, कर दिया गया कि भाई जो लोग ये कोई मौलाना वहां जाकर के भाषण देना चाह रहा है, कोई नेता वहां पे भाषण देना चाह रहा है, तो वहां पे गिद्ध राजनीति को रोकने का दायित्व किसके पास है? योगी आदित्यनाथ ने मना कर दिया। अब आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो, जाओ भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो आप? कि हमारा अधिकार है, राइट टू मूवमेंट, हम कहीं भी जा सकते हैं, भीड़ लगा के जा सकते हैं, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही, जाओ सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि ये करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही योगी आदित्यनाथ की सरकार को वो शक्ति दी है। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।